गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर, और यह किसका टॉपिक है तो यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हम लोग का दूसरा वीडियो होगा। यानी इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, रूस का वोल्गोग्राद शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो शहर कौन है? वोल्गोग्राद। तो नदी का नाम क्या होगा? ओल्गा। और ओल्गा कहाँ है? तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन? तो ओल्गा। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? कौन? तो लंदन। तो यह टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? कौन? तो सेंट पीटर्सबर्ग। तो यह नेवा नदी के किनारे है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो नाम याद कर लीजिए, हान रिवर। क्या नाम है? हान। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है नगर, देश और नदी का नाम, यानी नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर। तो देखिए, नगर है वियना, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब। इसी तरह ड्रेसडेन का संबंध जर्मनी से है और नदी कौन हो गया? तो ड्रेसडेन एल्ब नदी के किनारे स्थित है। सिडनी, यह ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण नगर है और नदी कौन है? तो डार्लिंग। यांगून, यह म्यांमार का क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है और नदी का नाम इरावती। क्यूबेक, कनाडा का महत्वपूर्ण शहर क्यूबेक, नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। वारसा, स्वदेश का नाम क्या होगा? वह पोलैंड, यानी पोलैंड की राजधानी वारसा और नदी का नाम विस्चुला। हैम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है और किसके किनारे? तो यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस या दजला नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। और पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर रावी के किनारे है। और एक और महत्वपूर्ण शहर कराची सिंध के किनारे। तो लाहौर रावी नदी के किनारे, कराची सिंध नदी के किनारे स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यह टेम्स नदी के किनारे है। रूस की राजधानी मॉस्को है और वह मॉस्कोवा नदी के किनारे है। जर्मनी का महत्वपूर्ण शहर कोलोन है और यह राइन नदी के किनारे है। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स और यह ला पलाटा रिवर के किनारे है। ला पलाटा। कनाडा का महत्वपूर्ण शहर मॉन्ट्रियल, हम लोग बार बार सुनते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वही मॉन्ट्रियल है। यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। न्यू ऑरलियंस, यह यूएसए का महत्वपूर्ण शहर है और यह मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की राजधानी, पहले नाम इसका काहिरा था, अब नाम अल कैरो है और यह नील नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यह स्प्री नदी के किनारे, क्या नाम है? स्प्री। और भारत की राजधानी दिल्ली और यह यमुना नदी के किनारे है। इसी तरह चीन का महत्वपूर्ण शहर शंघाई है और यह यांगत्से-कियांग नदी के किनारे है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। दजला एवं फरात या टिग्रिस एवं यूफ्रेटस के संगम पर इराक का एक महत्वपूर्ण शहर है, नाम क्या है उसका? बसरा स्थापित है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह एब। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? तो नाम याद कीजिए, सीन। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे है? तो वह डेन्यूब के किनारे है। श्वेत यानी व्हाइट एंड
ब्लू नील रिवर के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो वह सूडान की राजधानी खार्तूम। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रभावित होती है? तो यह रोम से होकर। पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियां जो हैं उनका मान देखिए नाम। एक डेन्यूब नदी, यह विलुप्ति के कगार पर है, यानी विलुप्त प्राय हो चुका है। यह यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। रियो ग्रांडे उत्तर अमेरिका। ला प्लाटा यह दक्षिण अमेरिका होगा, अर्जेंटीना की बात है। यांगत्से यह एशिया यानी चीन का रिवर है। मेकांग यह हिंद चीन यानी यह इसका शुरुआत कहाँ होगा? तो तिब्बत से शुरू होगा, फिर उसके बाद में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए यह समुद्र में यानी बर्मा की बाउंड्री बनाते हुए समुद्र में अपना जल विसर्जित करती है। साल्विन यह एशिया की नदी है और मुख्य रूप से साल्विन का क्षेत्र तो बर्मा है। गंगा, सिंधु यह भी एशिया के है। नील अफ्रीका। मॉरे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया की है। ये सब नदियाँ क्या हैं? तो विलुप्त प्राय नदियाँ हैं, यानी ये नदी पर्यावरण की दृष्टि से विलुप्त प्राय मानी जा रही हैं। विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, तो लंबाई के हिसाब से नील सबसे लंबी है जो अफ्रीका से होकर बहती है, और दूसरा नंबर आता है अमेजन का जो दक्षिण अमेरिका की है। यांगत्से तीसरा एशिया का है, और चौथा मिसिसिपी मिसौरी दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख रिवर है। होआंगहो एशिया यानी मुख्य रूप से यह चीन में ही बहने वाली नदी है। जायरे अफ्रीका से होकर बहती है। पराना दक्षिण अमेरिका। इरिटिस एशिया। आमूर एशिया। लीना एशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग दुनिया से जो दुनिया में आइलैंड्स हैं यानी द्वीप है इसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो न्यू गिनी द्वीप या पपुआ न्यू गिनी कहेंगे, वह कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का जब मैप देखते होइएगा तो इस तरह का उसका मैप होता है बहुत बड़ा, और उसके ऊपर एक द्वीप है इस तरह टाइप का एक बड़ा सा द्वीप है, उसका नाम क्या है? पपुआ न्यू गिना या न्यू गिनी द्वीप कहिए। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। एसेंशियन द्वीप किस देश का औपनिवेशिक है? तो वह इंग्लैंड का है। शांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप, शांत नहीं वो है प्रशांत में, सोलोमन द्वीप लेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? तो लेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड क्या है? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो फिशिंग के लिए यानी मत्स्य पालन के लिए नहीं, केवल मत्स्य पकड़ने के लिए। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? कौन? तो फिजी यह प्रशांत महासागर में है। ओलुसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा था? तो रूस से 1867 की बात है। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन है? बोर्नियो द्वीप। और यह बोर्नियो पर किनका कब्जा है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया तथा तीसरा कौन है? तो एक देश है, नाम उसका ब्रुनेई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप नाम है उसका माजुरी, ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। और कालीमतन किस द्वीप का भाग है? तो वह बोर्नियो का है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और यही कारण कालीमतन है जो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप दिया गया है, देख लीजिए। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, यह अंटार्कटिका क्या नाम उसका? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक के महासागर में स्थित है। न्यू गिनी यह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ फैला हुआ है। बोर्नियो यह पूर्वी द्वीप समूह यानी इंडोनेशिया के अंदर आने वाला सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार है। मेडागास्कर यह हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका के साथ ही इसका मैप बनता है, और यह इंडियन ओशियन में है, और यह मेडागास्कर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है। बैफिन की खाड़ी या बैफिन यह अटलांटिक महासागर का द्वीप है। सुमात्रा यह भी कालीमटन यानी कि बोर्नियो के आसपास का ही द्वीप है जो अंडमान और बोर्नियो के बीच में स्थित है। होन्शु, होकाइडो, शिकाकू, किन्शु ये सब क्या नाम है? ये सब जापान के जो 4 द्वीप हैं उन सबका नाम है। इसी तरह विक्टोरिया द्वीप है,
और ग्रेट ब्रिटेन यानी जो आज का यूनाइटेड किंगडम है वो अभी तो एक द्वीप ही है। फिर एलिसमर द्वीप, यह भी एक द्वीप है। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह दक्षिण हिंद महासागर में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नाम याद कर लीजिए, होन्शु। चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था? तो पुर्तगालियों ने चीन को मकाओ द्वीप का अधिकार क्षेत्र दे दिया था 1999 में। और ब्रिटेन ने तो हांगकांग द्वीप का अधिकार क्षेत्र किसको दिया 50 साल के लिए? तो चीन को। बेलिएरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो यह भूमध्य सागर में है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। प्रमुख द्वीप के नाम और उनकी अवस्थिति, तो सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में, फेरो द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर में, न्यू फाउंडलैंड द्वीप उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अमेरिकी तट के साथ है, कोर्सिको द्वीप भूमध्य सागर में है, क्यूबा द्वीप कैरिबियन सागर में, तस्मानिया द्वीप यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, आइसलैंड आर्कटिक महासागर में, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में है, एसेंशियन द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, वैंकूवर द्वीप उत्तर प्रशांत महासागर में, बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी में है, और लुसियन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी तरह बैफिन द्वीप, तो यह उत्तर आर्कटिक महासागर में है। बैफिन कहा है तो नॉर्थ आर्कटिक ओशियन में, और बैंक द्वीप ब्यूफोर्ट सागर में है। इसी तरह लिपारी, तो यह उत्तर भूमध्य सागर में इटली के पास है। और प्रिंस एडवर्ड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में है। इसी तरह नौरू, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुत ही वीरान है, बहुत दूर एक द्वीप है, और यह अपने आप में एक देश भी है। फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। सिसिली द्वीप यह दक्षिणी भूमध्य सागर में है। ट्रिनिडाड व टोबैगो द्वीप यह कैरिबियाई सागर में स्थित है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में, और कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम इस प्रकार है, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु है। फिर होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, याद कीजिए, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये 4 द्वीप हैं। कहाँ के? तो जापान के हैं। प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात यानी मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल्स से संबंधित भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। यानी तो पहला देखेंगे हम लोग झील। तो झीलों में झीलों के प्रकार, तो झील कैसे होंगे? पहला उसको बांटेंगे हम, बांटने का तरीका है यानी उनको टाइप्स। तो पहला प्रकार देखिए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा होगा जल की प्रकृति के आधार पर। तीसरा होगा उत्पत्ति के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या तो वह मानव निर्मित हो सकता है यानी आर्टिफिशियल लेक, या नेचुरल तो प्राकृतिक है। जल की प्रकृति के आधार पर या तो वह खारे जल की झील हो सकता है या वह मीठे जल की झीलें हैं। और उत्पत्ति के आधार पर तो यहाँ देखिए, भूकंप द्वारा निर्मित झीलें, वलन से निर्मित झीलें, भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलें यानी कंप्रेशन के द्वारा निर्मित झीलें। और भ्रंशन मतलब एक दूसरे से जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहाँ पर फॉल्ट क्रिएट होगा, उससे बनने वाले द्वीप। दरार घाटी झीलें, हिमानी झीलें, गोखुर झील यानी नदियों के द्वारा त्यक्त झीलें, जलोढ़ झीलें यानी नदी के द्वारा मिट्टी जमा करने पर बनने वाले झील, और डेल्टा झीलें यानी नदियों के मुहाने पर। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो नाम याद कर लीजिए, सुपीरियर झील। हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं, कितने? तो 5। कौन कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, याद कर लीजिए। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, गहराई है 1642 मीटर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील तो वह कैस्पियन सागर है। प्रसिद्ध उंगली नुमा झील यानी फिंगर लेक्स किस देश में स्थित हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इन झीलों में कुल 11 झीलें हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है। ग्रेट सॉल्ट लेक
किस श्रेणी की झील है? तो यह दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली है। मतलब इस तरह से मिट्टी यानी जो प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर भ्रंशन यानी फॉल्ट क्रिएट हो गया, रिफ्ट दरार बन गया और दरार में पानी जमा हो जाने से झील का निर्माण होगा। विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात सबसे बड़ा एंजिल जो वेनेजुएला में है, फिर ग्रेवेन फ्रांस, टेंगुएला दक्षिण अफ्रीका, याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए। सबसे बड़ा एंजिल वेनेजुएला और बाकी सब के सब जलप्रपात के नाम है, याद कर लीजिए। ग्रेवेने फ्रांस, टुगेला दक्षिण अफ्रीका, ट्राइसे फॉलेन यह नॉर्वे की जलप्रपात है, यासे माइट यूएसए की प्रमुख जलप्रपात, रिचन बैक स्विट्जरलैंड, सुदरलैंड न्यूजीलैंड, मॉल्ड्सफोसेन ये नॉर्वे की है, ओलोमोम्बी ऑस्ट्रेलिया, रिब्बन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जलप्रपात के नाम हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें यहाँ है झील और उसकी स्थिति। तो सबसे बड़ा सबसे विशाल कैस्पियन सागर और इसकी स्थिति देख लीजिए तो कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान व ईरान यानी 5 देशों की सीमा रेखा इस कैस्पियन सागर के आसपास स्थित है। सुपीरियर दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से देश और यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विक्टोरिया यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया में तीसरे नंबर पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह युगांडा, केन्या व तंजानिया के मध्य में यानी उनके सीमा पर स्थित है। इसी तरह ह्यूरोन तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बाउंड्री पर है। लेकिन सिर्फ एकमात्र झील जो मिशिगन है वह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में है। ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग ये सब क्या है तो कनाडा के ही नियंत्रण वाले द्वीप हैं। लेकिन ईरी तो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी तरह ओंटेरियो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण वाले द्वीप हैं। और लाडोगा झील यह रूस में है। बाल्खस झील कजाकिस्तान में है। तो बाल्खस कहाँ है तो वह कजाकिस्तान में है। ओनेगा झील रूस में है। अथाबस्का झील कनाडा में है। रेंडियर कनाडा में है। इरिक्स यहाँ देखिए इसिक कुल यह किर्गिस्तान में, इसिक कुल किर्गिस्तान। विनीपेग कनाडा में है। अल्बर्ट झील यह युगांडा व कांगो में स्थित है। कौन तो अल्बर्ट। मनीटोबा झील कनाडा में है। ग्रेट साल्ट अमेरिका में है। इसी तरह वुड झील यह कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है। लुडविग नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट्स यानी जल संधियाँ। तो देखते हैं जल संधियाँ। जल संधि मतलब क्या होता है, वाटर की यानी पानी की या जल की वो नैरो बॉडी, मतलब इधर भी समुद्र है इधर भी समुद्र है, लेकिन बीच में दोनों तरफ से क्या है तो महाद्वीप का विस्तार हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो जल है यह उसकी पतली सकड़ी यानी कि चैनल की तरह है, वही क्या है तो वही स्ट्रीट यानी जल संधियाँ कहलाती है। तो यहाँ देखिए डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है तो वह बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन तो डेविस जल संधि। इसी तरह कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। किसको तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। हार्मुज जल संधि कहाँ स्थित है तो यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करता है, किसको तो एशिया को अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका में कौन उत्तरी अमेरिका, तो नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य। 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है तो यह डोवर जल संधि है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोवर जलडमरू मध्य से निकाली गई है। सुरंगों की संख्या 3 है।
पाक जल डबरू मध्य यानी पाक स्ट्रीट किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। यह आपका दक्षिण भारत हो गया और यह श्रीलंका है, यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक और ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ मन्नार की खाड़ी है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो लाल सागर को किससे? तो अदन की खाड़ी से। तो नाम है बाब अल मंडेब। और विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, तो यहाँ देखिए एक जल संधि का यहाँ पर नाम मिलेगा, दूसरा है किसको जोड़ती है और उसकी अवस्थिति। तो मलक्का जल संधि यह अंडमान एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और अवस्थिति कहाँ है? तो इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में है। पाक जल संधि यह मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को आपस में क्या करेगा? तो और जोड़ देगा और यह भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थिति है। सुंडा जल संधि यह जावा सागर व हिंद महासागर को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है और अवस्थिति इंडोनेशिया है। यूकाटन जल संधि यह मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ती है और अवस्थिति कहाँ है? तो मैक्सिको व क्यूबा के मध्य में है। इसी तरह ओरंटो जल संधि, क्या नाम है? ओरंटो। तो यह एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को कनेक्टिविटी यानी आपस में जोड़ती है और यह इटली व अल्बानिया के मध्य में स्थित है। इसी तरह बाब अल मांडेब जल संधि, क्या नाम है? बाब अल मांडेब जल संधि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और यह यमन व जिबूती के मध्य है। मोजाम्बिक चैनल यह हिंद महासागर में है और यह मोजाम्बिक व मेडागास्कर के मध्य है, यानी यह क्या है? तो यह अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा द्वीप है, वह मेडागास्कर है, इसकी बात यही है मोजाम्बिक चैनल। नॉर्थ चैनल तो यह आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है और यह आयरलैंड व इंग्लैंड के मध्य है। टॉरस जल संधि यह आरापुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी के बीच है, यानी इन दोनों को जोड़ देगा और यह पपुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को आपस में जोड़ती है और यह ऑस्ट्रेलिया के पास है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है और यह अलास्का एवं रूस के मध्य है। बास्फोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर, क्या नाम है? काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है और यह तुर्की में है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को यह जोड़ती है, कौन? तो डेविस जल संधि और यह ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य है। इसी तरह डेनमार्क जल संधि, क्या नाम है? डेनमार्क जल संधि यह उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यह ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड के मध्य स्थित है। डोवर जल संधि यह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है और यह इंग्लैंड फ्रांस के मध्य में है। फ्लोरिडा जल संधि यह मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य में है। इसी तरह हारमुज जल संधि यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और यह ओमान और ईरान के मध्य है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यह कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि, क्या नाम है? जिब्राल्टर। तो यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यह मोरक्को और स्पेन के मध्य में ऊपर से देखा जाए, लेकिन जिब्राल्टर जो है वह किसका इलाका है? तो वह इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का टेरिटरी है। मैगलन जल संधि, क्या नाम है? मैगलन, सॉरी। और यह प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह चिली के मध्य है। फोवेक्स जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है यह और यह न्यूजीलैंड में दो द्वीप है, क्या नाम है? दक्षिणी द्वीप व स्टुअर्ट द्वीप के बीच में है। और फॉर्मोसा जल संधि यानी ताइवान की बात है, तो यह दक्षिण पूर्व चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। यह चीन व ताइवान के मध्य में है। आगे देखिए कुछ नोट में है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है, कौन? तो मलक्का जल संधि किसको? तो मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है।
प्रमुख नहरें एवं बांध के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं प्रमुख नहरें एवं बांध। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? कौन? तो पनामा नहर की बात हो रही है। तो यह प्रशांत महासागर एवं कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ती है। किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है? तो वह है स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी क्या है? तो पोतवाहक नहर है और मैनमेड भी है। सुनहर किन दो झीलों, यहाँ देखिए, सुनहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो वह सुपीरियर व ह्यूरॉन झील को। स्वेज नहर के दो सिरों पर कौन से पतन है? तो एक है पोर्ट सईद और दूसरा है पोर्ट स्वेज, यानी कि स्वेज पोर्ट। पाराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। आसवन उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो यह मिस्र में नील नदी पर। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो कौन? तो कील नहर की बात है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो कहाँ बनेगा? चीन में ही, जिया ओझू खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बॉक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध कहाँ है? तो तजिकिस्तान में है। विश्व के प्रमुख बांध और देश तो देख लीजिए। नुरेक यह बॉक्स नदी पर है, रूस में है। भाखरा सतलज नदी पर है, भारत में है। कुरोबेगावा यह कुरेबो नदी पर है, जापान में है। काबो राबासा यह जाम्बेजी नदी पर है और बांध का नाम है काबो राबासा, यह जाम्बेजी पर है और जाम्बिया में है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया में है। आसवान डैम यह नील पर है, मिस्र में है। ओकोसोम्बो याद कीजिए, ओकोसोम्बो बांध यह वोल्टा नदी पर है, घाना में है। ग्रांड डिक्सेंस यह डिक्सेंस रिवर पर है, स्विट्जरलैंड। बैंजोट रिवर पर है, इटली में। ओरोविले यह फीदर नदी पर है, यूएसए में। हुबर डैम कोलोराडो नदी पर है, यूएसए में है। वारागाम्बा नदी पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व के प्रमुख नहर एवं उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। तो देखिए, स्वेज नहर तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है और यह मिस्र में है। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, कहाँ है? तो पनामा। ओल्गा डॉन नहर रोस्टोव और स्टालिनग्राद को जोड़ती है और यह रूस में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, यह जर्मनी में है। उत्तरी सागर नहर यह उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ती है, यह भी जर्मनी में है। ईरी नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, यह अमेरिका में है। सू नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, यह अमेरिका में है। केपी नहर तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में है, यह भारत में है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जो आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यह स्वीडन में है। मैनचेस्टर नहर यह मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ता है और यह ग्रेट ब्रिटेन में है। बाइलैंड नहर यह इरी और ओंटारियो झील के बीच में है और यह अमेरिका में है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वायुमंडल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सिंपल, ये यहाँ देखिए, यह मैप पहले। वायुमंडल में प्रायः क्या होगा? तो जो पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है, इसके ऊपर कुछ मंडल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला मंडल कैसा होगा? इस तरह से होगा, उसको क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। तो वही यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, यह क्या है? तो क्षोभ मंडल, जो विषुवत रेखा पर उसका हाइट इसका क्या है? अधिक होगा और पोल पर कम होगा। तो पोल पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा होता है समताप मंडल, यानी विषुवत रेखा पर कम लेकिन ध्रुव पर ज़्यादा हो जाएगा। तो वही है, यह क्या कहेंगे उसको हम लोग? तो समताप मंडल वाला, यह पूरा समताप मंडल है। तीसरा होगा मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल। पांचवा बहिर्मंडल। और जो ट्रोपोस्फीयर है यानी क्षोभ मंडल, जो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक विस्तार है, ये एक नंबर धरातल के साथ। तो इसमें तमाम मौसम संबंधी क्रिया यानी मौसम, मेघ, ठनका, बिजली, जो कुछ भी हो वो सब के सब यहीं पर होगा। दूसरा होता है समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, इसी में ओजोन परत, मौसम गुब्बारा, जेटयान,
सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज सब के सब कहाँ चलेंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मौसमी क्रियाएं न होती है। मध्यमंडल यह फ्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यह 50 से 80 किलोमीटर। फिर आयन मंडल, आयन मंडल में जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, जो रेडियो के जो तरंगे फ्रीक्वेंसी है वह इसी आयन मंडल से टकराकर रिटर्न आती है और रेडियो संग्रहित करके हम लोग को गाना बजाना, म्यूजिक और न्यूज सुना देते हैं। और जो उल्का पिंड भी दूसरे ग्रह से या क्षुद्र पेटी से आते हैं वो यहीं पर जल जाते हैं। और बहिर्मंडल में जितने भी सैटेलाइट होते हैं सब बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर से ही उसका मतलब शुरुआत होता है। आगे देखिए, यह पृथ्वी है, ठीक है, छोटा करते हैं, नया। चलिए, हम लोग जानते हैं कि जो क्षोभ मंडल है इसमें ऊंचाई के साथ क्या होगा, तापमान घटेगा। तो यानी इधर माइनस, इधर प्लस, इधर क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो अगर तापमान का जो मैप बनता है वह इस तरह से बनता है। क्षोभ मंडल में यह इस तरह इधर जाएगा, फिर यहाँ तक गया, तापमान बहुत घट गया। फिर समताप मंडल में यह सीधा हो जाएगा और फिर उसका तापमान बढ़ना आरंभ करता है। फिर मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, आयन मंडल में बढ़ता इस तरह से चला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण है जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे है, वह क्या कहलाएगा, तो वही वायुमंडल कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है, एक है समताप मंडल यानी होमोस्फीयर, दूसरा है विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं, तो वह क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है, तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, तो वह समताप मंडल में। और पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल या इसको कहेंगे हम परत की ऊंचाई कितनी है, तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो वह होता है आयन मंडल। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो याद कर लीजिए इनर्ट गैस में तो रेडॉन यह प्रकृति में न पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, तो वह आयन मंडल है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तो वह बहिर्मंडल में। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को क्या करते हैं, तो परावर्तित करते हैं, यानी हिम का जो अल्बिडो होता है वह सबसे अधिक और कंक्रीट बिल्डिंग का सबसे कम। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात है, यहीं पर तापमान सबसे ज़्यादा है। साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों हो जाती हैं, विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो लगभग 64 किलोमीटर। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो वह है आयन मंडल। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी किरणों को यानी पराबैंगनी विकिरणों को रोकना है। मतलब ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर नहीं आने देते हैं, जिससे पृथ्वी पर स्थित जीव जंतु यानी जो जीव यानी जैविक जो भी हो, चाहे वो फौना हो या फ्लोरा हो यानी एनिमल हो या प्लांट हो, सब की रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी, तो 1987 की बात है। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक, इसका सूत्र N2 है और यह 78.8% इसका द्रव्यमान है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन O2 लगभग 21% यानी 20.95%। और तीसरा स्थान आर्गन का है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड का। आर्गन यानी AR यह 0.93% यानी 1% से थोड़ा कम। चौथा स्थान कार्बन डाइऑक्साइड का है यानी CO2 और यह 0.036% है वर्तमान में। नियोन Ne 0.002%, हीलियम He, क्रिप्टॉन Kr, जिनोन Xe और सबसे कम है देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कम हीलियम होगा। मध्य मंडल सीमा पर तापक्रम या तापमान गिरकर -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है।
कहाँ, यानी मीजोस्फीयर में। मतलब क्षोभ मंडल में क्या होगा, ऊंचाई के साथ देखिए यहाँ पर इधर माइनस कर दें और इधर प्लस, तो क्षोभ मंडल में तापमान इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, घटता चला जाएगा। फिर सौम्य तापमंडल में तापमान बढ़ेगा, फिर मध्य मंडल में तापमान इस तरह से घटता चला जाएगा और फिर उसके बाद में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है और ये वस्तुतः क्या होते हैं, तो निम्न वायु दाब के क्षेत्र होते हैं। यानी चक्रवात क्या होता है, उसके केंद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर कहीं लो प्रेशर है तो क्या होगा, आसपास की तुलना में वहाँ लो प्रेशर है, यानी बगल में हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवाएं इसी तरह क्या होगा, उस लो प्रेशर की ओर चलना आरंभ कर देगी। और जब चलना आरंभ कर देगी तो क्या होगा, चारों तरफ से जब हवाओं का प्रेशर लगेगा, इनमें मूवमेंट आरंभ हो जाएगा। जब मूवमेंट यानी कि यह गतिशील हो जाएंगे और गतिशील हो जाने के बाद यही चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। इनमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। किसका, तो चक्रवात में। हम लोग जानते हैं कि घड़ी का जो सुई है वो कैसे ऐसे चलेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई तूफान यानी चक्रवात आए उसका दिशा क्या होगा, इस टाइप का। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई तूफान या चक्रवात यानी बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति होगा तो उसका मूवमेंट कैसा होता है, इस टाइप का, यानी घड़ी की सुई के विपरीत। जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यह मैप है। तभी तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है यह यहाँ पर अधिक चक्रवात वाला इलाका है, लेकिन यह कम। क्यों, क्योंकि कोई भी चक्रवात अगर उत्पन्न हो, यहाँ उत्पन्न हो या यहाँ हो, यहाँ हो, ये सब क्या है, ये सब घड़ी के सुई के विपरीत इनका मूवमेंट होगा। मतलब इस तरह से, तो इस तरह से मूवमेंट अगर होगा तो यह इस इलाके में चला आएगा। लेकिन यह पश्चिमी तट है, यहाँ पर कोई भी चक्रवात उत्पन्न हो तो इस तट से दूर ही न भागेगा। कभी कभी चला आता है लेकिन प्रायः नहीं आता है। यही कारण है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर तूफान आते हैं, लेकिन पूर्वी पश्चिमी तट पर बहुत कम। चक्रवात के प्रकार, तो चक्रवात दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट चक्रवात, दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होगा, यानी दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य में सामान्यतः तो वे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में जो चक्रवात आएंगे वह भी ट्रॉपिकल साइक्लोन ही हैं। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो चीन। जिस तरह भारत में चक्रवात नाम है, अंग्रेजी में साइक्लोन, इसी तरह चीन में इसको टाइफून कहते हैं। अमेरिका में अटलांटिक तट पर क्या कहेंगे, उसको हैरिकेन कहते हैं। विली विली नाम उसका ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्मकाल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होगा। सिंपल सी बात है, जिस इलाके में ग्रीष्म ऋतु है यानी सूरज का झुकाव उस इलाके में है, तो ग्रीष्म ऋतु यानी यहाँ कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध की बात है तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में हो तो उस समय क्या होगा, तो भूमध्य रेखा में ITCZ का विस्थापन दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। यहाँ देखिए चक्रवात है, चक्रवात में क्या होगा, यहाँ पर बीच में निम्न दाब का है, अतः चारों ओर से यहाँ पर हाई प्रेशर के कारण हवाएं यहाँ पर आना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा, इसमें मूवमेंट शुरू होगा और वह इस तरह से मूवमेंट होगा और ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। और जिस तरह से बाहर से हवाएं आना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है, बीच में लो प्रेशर है, और लो प्रेशर से इस तरह से हवाएं फिर ऊपर उठ जाएगा, खिली उड़ आरंभ हो गया और इसी तरह से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है, तो नाम याद कर लीजिए, फुजीटा स्केल। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया से है। बिली बिली क्या है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साफिर सिम्पसन स्केल। अब विश्व के प्रमुख चक्रवात दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। रोआनु, वर्दा, ये सब बंगाल की खाड़ी के चक्रवात का नाम है। इसी तरह से मोरा 2017 में आया था बंगाल की खाड़ी में। हार्वे मध्य टेक्सास प्रांत USA में। मैथ्यू यह भी USA में आया था। तितली चक्रवात भारत में।
मैकून उत्तरी हिंद महासागर, सामर सोमालिया व गल्फ ऑफ एडन में, लुबान अरब सागर में, गाजा गल्फ ऑफ आइलैंड में, हरिकेन माइकल यूएसए, टाइफून यूतू फिलीपींस में और हरिकेन वलाका हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में 2018 में ये सब घटनाएं घटी है। और 2019 में पाबुक थाईलैंड, म्यांमार, अंडमान द्वीप समूह को प्रभावित किया था और ओवेन ऑस्ट्रेलिया को। और 2020 में क्लोडिया या पश्चिमी इंडोनेशिया, टीनो फिजी तुवालू, डेमियन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उएसी वनुआतु न्यूजीलैंड क्वींसलैंड, फर्डिनेंड सुंडा द्वीप, हेराल्ड मेडागास्कर व केप यार्क, हेराल्ड एक और है सुलवन द्वीप फिजी टोंगा, वोंगफांग फिलीपींस व ताइवान, अम्फान भारत बांग्लादेश श्रीलंका को प्रभावित किया था। इसी तरह आर्थर तो यह अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिए हुए था। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तो यह तूफान के आने का है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट, तो यह केवल शीत ऋतु की घटना है। भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? तो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ द साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। यानी चक्रवात है तो उसके केंद्र में निम्न दाब, परिधि में उच्च दाब, जबकि प्रति चक्रवात यानी समान मौसम की बात हो रही। तो अब क्या होगा? तो उसमें केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर अपेक्षाकृत चारों तरफ लो प्रेशर की घटना घटती रहती है। अब हम लोग देखेंगे पौने एवं आर्द्रता से संबंधित कुछ फैक्ट। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाई ओर विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। चालीसा पौने किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या है? तो व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को इंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो शीत फोन यानी विंटर फोन। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली अस्थायी पवन को क्या कहेंगे? तो वे वेस्टर्लीज हैं यानी पछुआ पवन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। सी को क्या कहते हैं? चिनूक को आइस हीटर है, सॉरी आइस ईटर। कोरिओलिस बॉल की खोज किसने की थी? तो जी कोरिओलिस ने। सिरो को पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन। स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में मानसूनी पवनें। डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है हरमट्टन पवन। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो यह ठंडी ध्रुवीय पवन है। कौन? तो मिस्ट्रल की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 अक्षांशों के समीप गरजती 40, 50 अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 व 60 अक्षांशों के समीप चीखती 60 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ टेबल दिया हुआ है, देखिए। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं। यहाँ देखिए उनका नाम होगा स्थानीय पवनें, स्थान है कि कहाँ से वे किस क्षेत्र में बहती हैं, और प्रकार यानी वे हॉट हैं या कोल्ड हैं, यानी गर्म है या ठंडी है। पहला चिनूक, तो यह रॉकी पर्वत पर बहने वाली हवाएं हैं और इनकी प्रकृति गर्म व शुष्क है, ड्राई एंड हॉट है। फॉर्न, तो यह आल्प्स पर्वत, फॉर्न क्या है? तो यह आल्प्स पर्वत पर बहने वाली हवाएं हैं और इलाका आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, और यह भी गर्म व शुष्क है। सिरो को यह मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, स्पेन, कनारी व मेडिस द्वीप
पर बहने वाली स्थानीय पौने हैं, और ये भी क्या है तो गर्म शुष्क व रेत से भरी पौने हैं। ब्लैक रोलर, तो यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में बहने वाली हवा है जो गर्म एवं धूल भरी शुष्क है, यानी कहेंगी लू जैसी है। सिमुक, तो यह अरब के रेगिस्तान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा है। कौन तो सिमुक। हर्मटन, सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। ब्रिकफील्डर, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहने वाली उष्ण व शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर, यह उत्तरी न्यूजीलैंड तथा भारत में काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है, और यह भी गर्म व शुष्क हवा है। लू, उत्तरी भारत में बहने वाली प्रचंड व शुष्क हवा है। मिस्ट्रल, स्पेन व फ्रांस में बहने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। और टेम्पोरल, यह मध्य अमेरिका में बहने वाली शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा है। इसी तरह से बोरा, तो यह इटली व यूगोस्लाविया में बहने वाली क्या है बोरा, तो बोरा भी शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा है। जबकि टेम्पोरल, नाम ही है टेम्पोरल, तो यह मानसूनी हवा, टेम्पोरल मानसूनी हवा जो मध्य अमेरिका में बहती है, और बोरा इटली व यूगोस्लाविया में शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा। बिलीजर्ड, यह साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा व यूएसए में बहने वाली ध्रुवीय पवने हैं। और नॉट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली ध्रुवीय पवने हैं। मैस्ट्रो, यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहने वाली उत्तर पश्चिमी पवने हैं। दक्षिणी बस्टर, यह न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली तेज व शुष्क ठंडी पवने हैं। लेवांटर, दक्षिण स्पेन फ्रांस में बहने वाली ठंडी व पूर्वी पवने हैं। ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में, यानी वन के बारे में। थोड़ा पर यह मैप देख लेते हैं, ये मैप नहीं, यह माइंड मैप है। तो वन बायोम यानी फॉरेस्ट की बात है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ देखिए, तो यह है वन बायोम यानी फॉरेस्ट बायोम। बायोम में क्या क्या आएगा, दो तरह से, एक सदाबहार वन और दूसरा पर्णपाती वन। किसकी बात हो रही है तो फॉरेस्ट बायोम, यानी पूरे दुनिया में जो जंगल है उसकी बात है। तो उसमें दो तरह के जंगल, एक सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन। और इस सदाबहार वन में एक हो सकता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन गर्मी वाले, दूसरा मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, तीसरा भूमध्य सागरीय सदाबहार वन यूरोप वाले वन, और चौथा शंकुधारी वन यानी वैसे इलाके जहाँ पर बर्फ गिरते हैं। और पर्णपाती वन में मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन जैसे कि भारत के जंगल। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं तो विषुवत रेखा पर। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, याद कर लीजिए। तभी तो कनाडा में लुम्बरिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा विकसित है। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाएंगे तो उष्ण कटिबंधीय वन। कहाँ तो भूमध्य रेखा के निकट। वैश्विक वन क्षेत्र में से किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है तो वह शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष। कैसे, अमेरिका में के भी अलास्का वाले भाग, कनाडा, रूस सब में क्या है तो शंकुधारी वन है। विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं तो कांगो घाटी और अमेजन में। विषुवतीय प्रदेशों और उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो क्या कहा जाता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं तो ब्राजील। यह क्या है तो इसको कहते हैं लोग पृथ्वी का फेफड़ा। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो वर्तमान में इंडिया है, लेकिन यहाँ इंडोनेशिया दिया है तो हो सकता है कि इस पर इंडोनेशिया हो जाए क्योंकि यह सबसे, लेकिन यहाँ सुधार कर लीजिए इंडिया होगा। डलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है तो यह शीशम का वैज्ञानिक नाम है। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं तो खट्टे फलों के लिए। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है तो सील मछली है। विश्व के वनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है तो देखिए,
यहाँ वर्गीकरण है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं और सदाबहार वन हो सकते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन। कैसा बंटवारा है यहाँ पर वर्षा की मात्रा के हिसाब से, पर्णपाती वन, फिर कटीले मरुस्थलीय वन, सवाना वन, मैग्रोव वन। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन है वहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 100 से 200 सेंटीमीटर के कम वाले क्षेत्र में, जैसे मुख्य रूप से भारत में, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क पर्णपाती वन। पर्वतीय वन, यहाँ पर तो हिमरेखा आरंभ हो जाती है, अतः पानी की तो दिक्कत है नहीं। कटीले मरुस्थलीय वन, जहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम, अगर 60 से 100 है तो कंटीले, और 60 से 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो वहाँ पर मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित हो जाएगा, लेकिन तापमान ज़्यादा हो तब। अगर वहीं पर तापमान कम है तब क्या होगा, सवाना क्षेत्र। और मैग्रोव, तो यह तो तटीय इलाके में विकसित हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रमुख वनस्पति कौन कौन है, एबोना या एबिनो, सिंकोना, कैल, महोगनी, रोजवुड, साइडर। और इनमें कुछ फैक्ट है, तो ये अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वन वर्ष भर हरे भरे लगते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। प्रमुख वनस्पति टीक, साल, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में ही गिराते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, पर्णपाती वन। पर्वतीय वन, प्रमुख वनस्पति देवदार, चीर, पाइन, स्प्रूस, लार्ज। और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, ये वृक्ष शंक्वाकार होंगे, यानी इस तरह के हो जाएंगे, ताकि पत्तियों पर बर्फ न ठहर सके। और कटीले या मरुस्थलीय वन, तो वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर, तो कटीले वन, मरुस्थल तो 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो वह इलाका डेजर्ट हो जाएगा। प्रमुख पौधे यहाँ के नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकर। और इन पौधे की जड़ें लंबी और पत्तियां छोटी और कांटेदार होती हैं। सवाना वन, छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान वाले क्षेत्र हैं। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है। कहाँ की, सवाना की। सवाना में भी गर्म क्षेत्र वाले गर्म घास के मैदान की बात हो रही है यहाँ। और मैग्रोव वन, यहाँ के प्रमुख पेड़ सुंदरी वृक्ष, खारे पानी में भी वे जीवित रहते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर गर्मी में वर्षा हो वह मानसूनी क्षेत्र, और जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा हो वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उदाहरण भूमध्य सागरीय क्षेत्र का तो पूरा यूरोप मुख्य रूप से, यानी मेडिटेरियन सी के चारों तरफ के देश। अफ्रीका का कौन होगा, तो उसमें अल्जीरिया, मोरक्को वाले इलाका, और तुर्की का भी इलाका आता है उसमें, और यूरोप के बाकी देश हैं। इसी तरह से अमेरिका के पश्चिमी कैलिफोर्निया वाला भाग, दक्षिण अमेरिका का चिली वाला भाग, ऑस्ट्रेलिया का तस्मान सागर वाला इलाका, और न्यूजीलैंड, ये सब क्या हैं, तो ये सब मेडिटेरियन क्लाइमेट वाले क्षेत्र हैं। जलवायु, तो जलवायु में देखते हैं हम लोग क्लाइमेट, तो शीत कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश। पूरी दुनिया में 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य रूप से यही 5 प्रकार के ही कटिबंध है, यानी कि प्रदेश हैं प्रायः। लेकिन इसके भी कुछ सब डिवाइडेशन है, जैसे कि विषुवतीय प्रदेश कहाँ मिलेगा, तो मुख्य रूप से विषुवत रेखा पर, यानी 0 डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण। दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण से लेकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र, जिसमें महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मानसूनी जलवायु, पश्चिमी तट पर मरुस्थलीय जलवायु क्योंकि वर्षा कम है, और बीच वाले क्षेत्र, यानी यहाँ पर वर्षा बहुत कम, यहाँ पर सामान्य, और बीच में जहाँ पर कम वर्षा है, ये तो साफ अल्प वर्षा है या कहेगी नहीं वर्षा, जहाँ पर जरूरत से कम वर्षा है वह सुडान या सवाना तुल्य जलवायु, यानी कि यहाँ पर उतना वर्षा न हो रहा है कि बड़े पेड़ हो जाए, लेकिन उतना वर्षा हो पा रहा है कि छोटे छोटे घास के मैदान हो जाए, तो वही सुडान या सवाना तुल्य जलवायु। फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 30 से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण में है, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु,
यानी जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा हो, और जहाँ पर सालों भर वर्षा होता है वह चीन तुल्य जलवायु, जैसे जापान और चीन का पूर्वी भाग। और स्टेपी जलवायु यानी मध्य कॉन्टिनेंटल क्षेत्र, महाद्वीप के भीतरी भाग कौन तो 30 से 45 डिग्री क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो, तो वहाँ पर घास के मैदान हो जाएंगे, जैसे मंगोलिया, स्टेपी का इलाका। और शीत कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश पहले आएगा, टेम्परेट, यह इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। एक है ब्रिटिश तुल्य पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, यानी यूरोप का पश्चिमी भाग वाला जलवायु। दूसरा साइबेरियन जलवायु, यानी 45 से 65 डिग्री के बीच में जो महाद्वीपों के बीच सुदूर समुद्र से बहुत दूर वाला भाग, वह साइबेरियन तुल्य जलवायु है। और लॉरेंशियल जलवायु, यह लॉरेंशियल जलवायु है एक। और शीत कटिबंधीय जलवायु, यानी कि यहाँ पर सालों भर बर्फ जमा रहता है, वह है ध्रुवीय जलवायु की बात हो रही है, 65 से ऊपर 90 डिग्री के मध्य, उत्तर और दक्षिण में। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, तो वह है शुष्क जलवायु। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो बरखोयांश है। भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। अल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है, यानी कि अल नीनो और दक्षिणी दोलन का संबंध भारत में मानसून के क्या है, तो उसके कमी लाने के परिचायक हैं सब। वहीं ला नीना हो जाए तो क्या होगा, भारत में मानसून की स्थिति अच्छे से और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, तो शीत ऋतु में। कब, तो शीत ऋतु की बात है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है, तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र जलवायु। कहाँ का है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की मुख्य विशेषता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है, तो शुष्क जलवायु यानी ड्राई के लिए है। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो मासी नराम मेघालय, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कोपेन की जलवायु में CS कैपिटल C स्मॉल s किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो 30 से 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर। किस पर, तो वायुमंडल की नमी पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ देखिए जलवायु के प्रकार हैं और कुछ कूटअक्षर हैं, तो देख लेते हैं। हम लोगों का जो जलवायु यानी ज्योग्राफी का जो मेन प्ले लिस्ट है उसमें जाइएगा, उसमें आपको कोपेन, टिबार्था, इन सब के जलवायु वर्गीकरण विस्तृत से बताया गया है। यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्या लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय जहाँ जहाँ मिलेगा उसमें ए होगा, और आर्द्र है यानी एफ है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो वह AM होगा, क्या, AM। उष्णकटिबंधीय आर्द्र भी है, वह शुष्क है, तो वह AW। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, स्टेपी मिलेगा उसमें BSH, याद कर लीजिए। स्टेपी जलवायु वो भी उष्णकटिबंधीय, तो BSH। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, तो BWH। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु तो BSH है, और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु तो BWH। मध्य अक्षांशीय स्टेपी पेटी, मध्य अक्षांशीय स्टेपी पेटी BSK है। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु, मध्य अक्षांश में शीत जलवायु है, तो BWK। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु तो CF है। और भूमध्य सागरीय जलवायु तो वह याद कर लीजिए CS। चीन तुल्य जलवायु तो CW। शीतार्द्र जलवायु WF है। शीतार्द्र जलवायु WT। टुंड्रा जलवायु तो ET, याद कीजिए टुंड्रा ET। और ध्रुवीय हिमटोपी तो परमाफ्रॉस्ट की बात हो रही है, तो वह है EF है। विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है, जिससे जलवायु उष्णार्द्र रहती है तथा वहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण तो कैसे किया गया है। यहाँ पर जलवायु के प्रकार हैं, संबंधित कुछ फैक्ट हैं और प्रमुख वनस्पति हैं। तो कौन कौन है,
तो विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा, संवहनीय वर्षा, यानी कि तापमान के कारण लो प्रेशर और हाई प्रेशर का खेल चलेगा। तापमान से पानी है यानी जो जल है इसका इवेपोरेशन होगा यानी वाष्पीकरण होगा और सीधे ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर उड़ जाएगा और उड़ जाने पर तापमान कम होने पर वहीं पर वर्षा हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। लगभग 200 सेंटीमीटर पूरे वर्षा और वर्ष भर उच्च तापमान। प्रमुख वनस्पति तो कौन कौन है, अबोनी, सिंकोना, रबर, बांस एवं महोगनी। इसी तरह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, यहाँ पर तापमान मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मी में गर्मी, ठंडे के दिन में कुछ ठंडा है भी। गन्ना, कपास, चाय, कहवा एवं खाद्यान्न फसलें प्रमुख फसलें यानी कि यहाँ पर खेती होती है। समानातुल्य जलवायु, वर्ष भर उच्च तापमान किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शुष्क ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं। कम ऊंचाई के वृक्षों सहित घास के बृहद मैदान का विकास होता है। मरुस्थलीय जलवायु, यह दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों अधिक, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तभी तो मरुस्थल है। कटीली एवं और छोटी झाड़ियों का विकास होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ग्रीष्मकाल क्या होगा यहाँ पर, तो शुष्क, आर्द्र यानी ग्रीष्मकाल शुष्क, आर्द्र शीतकाल यानी शीतकाल में वर्षा, अधिकांश वर्षा शीतकाल में। इलाका मेडिटेरियन क्लाइमेट। प्रमुख वृक्ष यहाँ पर यानी पाए जाने वाले वनस्पति जैतून, अंजीर तथा खट्टे व रसदार फल जैसे संतरा, शीतकाल में अंगूर, नींबू आदि हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में अंतर है, वृक्ष रहित घास के मैदान हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और प्रमुख वनस्पति ओक, चेस्टनट एवं पाइन हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, पछुआ पवनों का प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा कहाँ होगा, तो ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। कहाँ, तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु यानी वर्षा वर्ष भर, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक, कहाँ, तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु। प्रमुख वनस्पति स्प्रूस, फर एवं सीडार के वृक्ष हैं। और साइबेरियन जलवायु प्रदेश, वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा। लार्च, स्प्रूस एवं पाइन के वृक्ष की बहुतायत है। लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश, सामान्यतः वर्ष भर वर्षा शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में अधिक, कहाँ, तो लॉरेंसियल, यह ब्रिटिश तुल्य से अपोजिट में है। और प्रमुख वृक्ष चीर, हेमलॉक, पेड़ी घास के मैदान, कहाँ, तो लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश के अंदर ही आते हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश, सूर्य के प्रकाश का अभाव तथा दैनिक तापांतर सबसे कम, न्यूनतम। और वनस्पति में क्या मिलेगा यहाँ पर, मांस एवं काई ही पाए जाते हैं। हैकीस्टोथर्म पौधे हैं, ये क्या है भाई, तो हैकीस्टोथर्म पौधों के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती हैं, तो बहुत कम तापमान। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होती है, तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। मौसमों का मौसमी उत्क्रमण किस प्रारूपी अभिलक्षण है, किसका है, तो मानसूनी जलवायु का है। टुंड्रा यानी बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह फिनिश शब्द है, फिनलैंड की एक भाषा है। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म एवं शुष्क है और वहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। तो आज के लिए इतना ही, अब एक और वीडियो बनाएंगे कल और इसी के साथ हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।